So here we are doing the Specific Relief Act 1963, and of that today we are doing chapter 3. राइट बच्चे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3. चैप्टर 3 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें सिर्फ आपका एक ही सेक्शन है, सिंगल सेक्शन, दैट इज 26. तो आज हम सेक्शन 26 में जानेंगे कि कब कब इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जाता है. ओके, इंस्ट्रूमेंट इज हेयर बेसिकली एनी डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, और उसको कैसे रेक्टिफाई का मतलब अगर आपको देखें तो क्या होता है, एनी चेंजेस दैट यू वांट टू मेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट. सो रेक्टिफाई करना मींस जो आपसे प्रीवियस मिस्टेक हो गई है या आपने कुछ गलती से नहीं लिख पाए उसमें चेंज लाना, चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट. जब आप कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं हम रेक्टिफाई करना. एंड दिस इज बेसिकली चेंजेस क्यों लाना, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तो आपकी इंटेंशन कुछ और थी, पर जो लिखा गया है उससे आपकी इंटेंशन वो नहीं आ रही है. सो टू एक्सप्रेस दैट रियल इंटेंशन ऑफ द पर्सन, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, उसको रेक्टिफाई करने को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है किसमें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में. अब बच्चे आप देख लें कि सेक्शन 26 जो है वो प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है. तो अब खुद ही आइडिया लगा लो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट. तो ध्यान से सुनना है कैसे क्या हम इसमें जानेंगे. सबसे पहले बात आती है दैट सेक्शन 26 का फर्स्ट क्लोज, व्हेन थ्रू फ्रॉड या फिर थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक. म्यूचुअल वर्ड आया है तो इसका मतलब कि दोनों ही तरफ से या तो मिस्टेक हुई हो या दोनों ही तरफ से फ्रॉड हुआ हो, राइट. तो इन केसेस में मतलब यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए. यूनिलेटरल का मतलब होता है कि सिंगल पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर यूनिलेटरल नहीं, दोनों ही पार्टीज की तरफ से या तो कोई मिस्टेक हो माइंड में या फिर फ्रॉड किया हो दोनों ही पार्टीज ने. अ कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कि एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया है, उसमें दे डजंट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक या फ्रॉड की वजह से उनकी जो रियल इंटेंशन है वो नहीं आ रही है, तो उस केस में उनको रेक्टिफिकेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम जानेंगे. अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा बच्चे, जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बोला है, अगर इसमें कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा तो वो यहाँ पर इसके ऊपर सेक्शन 26 अप्लाई नहीं होता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं, लाइक हम बनाते हैं ना कंपनी में एओए, तो ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है, दिस वन इज एक्सेप्शन. बाकी यहाँ पर सारे कॉन्ट्रैक्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है. तो आ जाइए, हम क्या बात कर रहे थे कि थ्रू फ्रॉड or through any mistake of the parties, a contract or the instrument in writing come into existence and that doesn't contain the express intention of the parties, then क्या उनके पास, पार्टीज के पास क्या रास्ते हैं, either पार्टी या फिर उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव में इंस्टीट्यूट अ सूट, कोर्ट में जाके सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि हमारी जो बात हुई थी या जिन कॉन्ट्रैक्ट जिस टर्म पे हम एग्री हुए थे वो टर्म्स इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई है, दे कैन इंस्टीट्यूट द सूट फॉर रेक्टिफिकेशन, कि हमें रेक्टिफाई करना है, हमें चेंजेस लाने हैं इसमें, तो हम इसलिए ये सूट डाल रहे हैं. सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू. मतलब कि अब इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उस टाइम पे चेंजेस नहीं देखे कि कुछ चेंज करने हैं, लेकिन जब बात आई, इशू उठा, किसी टर्म या किसी कंडीशन का कोई इशू आया है, तो प्लेंटिव क्या कर सकता है, ही कैन क्लेम इन हिज प्लीडिंग्स. प्लीडिंग जानते हैं ना, मतलब प्लेंट. he can claim in pleadings that the instrument must be rectified, कि इंस्ट्रूमेंट को अभी की अभी रेक्टिफाई कीजिए. तो एक तो ये होगा कि स्टार्टिंग में ही वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं खुद से सूट को, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस जैसे जैसे टर्म्स चल रही हैं कॉन्ट्रैक्ट की और एकदम से उन प्लेंटिव को पता लगता है कि इस कंडीशन पे मैं एग्री नहीं हुआ था और एकदम से उस पर इशू अराइज होता है, देन ही कैन क्लेम इन हिज प्लीडिंग्स दैट ही वांट अ रेक्टिफिकेशन. राइट बच्चे, ये प्लेंटिव की साइड थी जो मैंने अभी बताई. सेम वे डिफेंडेंट भी कर सकता है. डिफेंडेंट का क्या है, डिफेंडेंट में ऑल्सो इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट, उसको इशू आ रहा है कि नहीं नहीं मैं इस बात पे एग्री किया था, आप अब ये बोल रहे हैं,
he can also claim in his pleading, उसकी pleading क्या होती है, written statement में, that instrument जो है वो rectify किया जाना चाहिए, plus any other defense he can also ask for, रेक्टिफिकेशन के तो लिए मांगेगा ही, एनी अदर डिफेंस में, मतलब डिफेंस क्या, वो अपने डिफेंस में कुछ और कंडीशंस भी रख सकता है इन दैट प्लीडिंग। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्लोज, इसी का ही सेकेंड क्लोज क्या बात करता है सेक्शन 26 का, दैट इफ कोर्ट फाइंड्स दैट इंस्ट्रूमेंट, जो हमने ये बात करी है, इसमें अगर कोर्ट को कुछ ऐसी चीज मिलती है थ्रू फ्रॉड या मिस्टेक दैट डजंट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कोर्ट में इन डिस्क्रिशन, मतलब कोर्ट खुद से भी ऑर्डर कर सकती है, जरूरी नहीं है पार्टीज ही जाएं कोर्ट में इंस्टीट्यूट करें सूट, या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी रिस्पेक्टिव प्लीडिंग्स में ही मांगे रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर, नहीं, कोर्ट को अगर खुद से लगता है, अगर उनका इंस्ट्रूमेंट पढ़ के कि नहीं नहीं ये पार्टीज की इंटेंशन नहीं है और इसमें क्लियरली मिस्टेक नजर आ रही है, कोर्ट खुद से भी इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट द रेक्टिफिकेशन विदाउट प्रीजुडिस टू द राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ। मतलब कोर्ट ये तो ऑर्डर तो कर देगी, पर अगर थर्ड पर्सन के कुछ राइट्स एक्वायर हो गए हैं ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में, वो हार्म नहीं होने चाहिए, ऐसा ऑर्डर कोर्ट नहीं दे सकती है, तो थर्ड पार्टी को कोई हार्म नहीं होगा। ओके, उनके राइट्स जो भी हैं वो एक्वायर अगर हो चुके हैं तो वो गुड फेथ में हैं, वो हार्म नहीं होंगे। ऑल राइट, नाउ द थर्ड क्लोज, थर्ड क्लोज क्या है, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड, देन प्लस में एक और चीज, इफ claiming rectification has so prayed in pleadings and the court thinks fit may specifically be enforced। okay, means कॉन्ट्रैक्ट में तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है उसमें तुरंत से तुरंत आप रेक्टिफिकेशन करवाओगे, वो रेक्टिफिकेशन मतलब आपने ऑर्डर तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है या पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि उस रेक्टिफिकेशन को एनफोर्स भी कीजिए, एनफोर्स का मतलब कि अभी की अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में या उसी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस अभी की अभी करके दीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, तो वो भी एनफोर्समेंट का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग का रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर भी दे सकती है, प्लस उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स भी करवाएगी, ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। देन व्हाट इज द फोर्थ थिंग दिस सेक्शन इज सेइंग, कि नो रेक्टिफिकेशन, ये चीज याद रखिएगा कि रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं, बट कुछ केसेस भी हैं जहां पर रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं है, कहां पर, इफ नॉट स्पेसिफिकली क्लेम्ड, अगर पार्टीज ने क्लेम नहीं करी है स्पेसिफिकली। देखो यहाँ पे तो मैंने बताया था कोर्ट की डिस्क्रिशन है, दे भी सकती नहीं भी दे सकती, बट यहाँ पर था कि पार्टीज को खुद से क्लेम करना पड़ेगा, तो ऑल अबव सारी चीज देखें तो पार्टीज को स्पेसिफिकली खुद से क्लेम करना है, अगर वो क्लेम नहीं करेंगी तो कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करेगी। कोर्ट क्यों पास करेगी भाई, हाँ चेंजेस लेके आइए, वाई, ठीक है, एंड इफ नोट क्लेम्ड कोर्ट शेल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ टू अमेंड इफ जस्ट, ये तो प्लस थिंग है ही, अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया है बट अगर कोर्ट को लगता है कि रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, एंड इफ इट इज जस्ट, जस्ट मीन्स फॉर द जस्टिस, फॉर द इक्विटी, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इट कैन ऑर्डर फॉर द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, या एट एनी स्टेज इट कैन कॉल कि आप रेक्टिफिकेशन आइए करिए चेंजेस कीजिए। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 26। सेक्शन 26 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये बात करता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स में बी रेक्टिफाइड, ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस हैं या सिचुएशंस हैं जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करते हैं। और अब आपको सब समझ में आ गया है कि कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, या इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या है इसकी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। And that's all about section 26. I hope you enjoyed today's session. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.